नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पीएम आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर बैठक जारी है। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, पीएम आवास पर बीजेपी की बैठक चल रही है। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर यह बैठक इस वक्त पीएम आवास पर हो रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हैं। अब बात हिजाब विवाद पर आए हाईकोर्ट के फैसले की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका न सिर्फ खारिज की, बल्कि स्कूलों की ओर से जारी यूनिफॉर्म की बाध्यता को भी जायज ठहराया है। इधर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब नहीं, स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म सही। हाई कोर्ट में हारी, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी। हारा हिजाब, जीता खिताब। विवाद शुरू होने के 74वें दिन आखिरकार वो फैसला आ गया जिसका न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश को इंतजार था। हालांकि हिजाब के समर्थकों को हाई कोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं। वो आगे क्या करेंगी हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट ने कहा क्या है। शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज है और इससे संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार या निजता के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। और इससे संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार या निजता की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एक दीक्षित और जस्टिस खाजी जय बुनिसा मोहिउद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने अपने फैसले में मुख्य तौर पर 3 बड़ी बातें कही। पहली ये कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी ये कि स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। और तीसरी ये कि हिजाब के समर्थन में दायर की गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है। इसको बड़े विचार में देखना चाहिए, बेटियों के सशक्तिकरण के रूप में देखना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रयास से महिलाएं जा रही हैं, बेटियां सेना में अफसर बन रही हैं। तो आप कहेंगे हम सेना का ड्रेस नहीं पहनेंगे। आज बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं एयरफोर्स का, उसका एक ड्रेस कोड है। हाई कोर्ट का जजमेंट है, सब पालन करो, शांति का माहौल रखो और कॉलेज और स्कूल में जाके पढ़ाई करो, ज्ञानार्जन करो। यही है, और क्या करना है। अभी इसमें हाई कोर्ट जजमेंट दिया है, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। मैं इसको अपील किया जाए। हमारे एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर है, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। असदुद्दीन ओवैसी स्कूल में हिजाब को लेकर शुरू हुई लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाने जा रहे हैं, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री शांति की अपील कर रहे हैं। बच्चों के लाभ के लिए सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। ये हमारे बच्चों के भाग्य और शिक्षा का सवाल है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। वहीं हिजाब मामले को हाई कोर्ट तक ले जाने वाले याचिकाकर्ताओं के सुर भी ओवैसी के सुर से ही मिल रहे हैं। We do not welcome this decision, the verdict, and we still have a lot of ways to go, the legal ways to go. We might go to the Supreme Court to get our justice. हम शॉक है क्यों हाई कोर्ट ऐसा कह सकता है। ऑलरेडी केरला हाई कोर्ट लास्ट टाइम और बॉम्बे हाई कोर्ट they clearly mentioned that essential religious practice of Islam hijab is बॉम्बे हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट तो डिफरेंट बोल रहा है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इसका सही मतलब उनको रिलीफ मिलेगा। सुना आपने, हिजाब को लेकर शुरू हुई लड़ाई हाई कोर्ट के फैसले से सुलझती दिख नहीं रही। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इस्लामिक धर्मगुरु तो एक कदम और आगे हैं। हम आपको कहेंगे कि आप अपने बच्चों को उन कॉलेजों में न भेजें जहां पर उनको बेपर्दगी सिखाई जा रही हो। आप अपने कॉलेजेस शुरू करें। अब मुसलमान कौम उसके पास बहुत
1 जनवरी से शुरू हुए इस विवाद पर चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत के फैसले से पहले राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस महानिदेशक ने राज्य पुलिस को चौकस रहने का आदेश दिया था। बेंगलुरु, मैसूर और बेलगामी में मंगलवार से 1 सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जबकि उडुपी से पहले ही धारा 144 लागू है। इसके अलावा उडुपी, दक्षिण कन्नडा, शिवमोगा और कलबुर्गी में मंगलवार को स्कूल बंद रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक फिल्म आई है जिसको लेकर चौतरफा शोर मच रहा है। पहले बैन करने की मांग उठी, जब कोर्ट नहीं माना तो क्रिटिक्स ने किचकिच शुरू कर दी। कुछ खास लोगों को वो फिल्म पसंद नहीं आ रही, लेकिन पीएम मोदी को पसंद आई है। हम बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स की। द कश्मीर फाइल्स पर किचकिच क्यों? जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन। सच दिखाया तो हाय तौबा क्यों मचाया? तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। इमरजेंसी के दर्द को क्यों नहीं दिखाया? इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया। पीएम को पसंद है द कश्मीर फाइल्स। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है कश्मीर, तभी तो पुरानी से लेकर नई फिल्मों में उसकी खूबसूरती को फिल्माया जाता है। पंडितों को 90 के दशक में आतंक के लिए बदनाम हुई घाटी, इस मुद्दे पर भी कई फिल्में बन चुकी हैं। 1990 में ही हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उन्हें अपनी ही जमीन से जुदा कर दिया गया, इस पर भी कई फिल्में बनी, लेकिन किसी को परेशानी नहीं हुई। अब एक और फिल्म आई है, नाम है द कश्मीर फाइल्स। पहले तो इस फिल्म को आने से ही रोकने की कोशिश हुई, जब फेल हो गए तो कम स्क्रीन देकर इस फिल्म को आई गई करने की कोशिश हुई, और जब इसमें भी फेल हो गए तो कटु आलोचना की आग बरसाई जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे सारे आलोचकों पर पलटवार किया है। एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दुनिया के सामने लाने वाली इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। सिनेमाघरों में फिल्म को देखने लोग उमड़ रहे हैं, तो एक खास वर्ग के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पीएम मोदी ने वैसे लोगों से सवाल पूछा है कि इमरजेंसी के मुद्दे पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की सांसें क्यों घोट दी गई। कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए इसके विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर किसी ने समय रहते हिम्मत करके महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी ने जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और जातीय सफाई पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रोजाना बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना रही है। इसी बीच कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इस फिल्म पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्वीट किया है कि हर फिल्म में अपनी अपनी कहानी होती है और हर फिल्म सच्ची हो ये जरूरी नहीं, इसीलिए सच सामने लाने के लिए जांच जरूरी है। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने 1990 में हुई जघन्य वारदात की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की सलाह भी दी है।
यकीनन अब्दुल्ला की यह हसरत भी पूरी करनी चाहिए और उस नंगी सच्चाई से पर्दा उठाना चाहिए ताकि 1990 में हुए जेनोसाइड के जालिमों को दुनिया पहचान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं राजसमंद में कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठने लगी है। एमएलए दीप्ति किरण माहेश्वरी ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाए। फिल्म में हिंदुओं के नरसंहार के काले इतिहास का चित्रण है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई त्रासदी का सच्चा वर्णन है। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई जिसमें सिब्बल ने कहा था कि गांधी परिवार किसी और को मौका दे। सिब्बल ने यह बयान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद दिया था, जिसके बाद अब सीएम गहलोत ने सिब्बल पर निशाना साधा और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुँह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की ABCD नहीं मालूम है, जिनको देशवासी चाहते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के हो, उत्तर के हों, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। देखिए, कांग्रेस संगठन तो घर घर में घुसा हुआ है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। इस समाप्त होने की जो बातें करते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे, परंतु कांग्रेस तो इस देश के अंदर 135 साल के लगभग हो गए और अगली शताब्दी तक फिर रहेगी। कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि कांग्रेस का DNA और देश का DNA एक है। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोला है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अहंकार से भरी हुई है कांग्रेस आलाकमान। उन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोला। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। पार्टी में कोई फैसले नहीं होते हैं, लीडरशिप अहंकार से भरा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित उनसे बात करते हैं। कपिल सिब्बल ने जो एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि अब जरूरत होगी कि गांधी परिवार से अलग कोई आए जो कि पार्टी की कमान संभाले। देखो, गांधी परिवार से अलग से कोई आए या कहीं से कोई आए ये तो अभी समय बताएगा, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम डिसफंक्शनल पार्टी हो गए। ठीक है, हमारे यहाँ न कोई चर्चा ढंग की होती है, न कोई संवाद ढंग का होता है, ना 1 to 1 होता है। और एक और चीज मैंने देखी है, मैं जैसे पिछले 2-1 साल से, क्योंकि मैं पार्टी की कोई मुख्य धारा में तो हूं नहीं, एक तरीके से कार्यकर्ता ही रहा हूं, मैं उसी हैसियत से मैं आता जाता हूं। वो तो आपका बड़प्पन है कि आप लोग आ जाते हो मेरा इंटरव्यू लेने। लेकिन मैंने जब भी बड़े नेताओं से बात किया है, एक ऐसा नेता नहीं मिला है जो मुझे जो कहता है वही पब्लिक में कहता है, एक भी। और इसमें क्योंकि मेरे दादाजी और मेरी माताजी कांग्रेस में बड़े पदों पर रहीं, इसलिए बहुत कम बड़े नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भैया आपको कांग्रेस ने इतना दिया है, मुझे आप कुछ कहते हो, कभी कभी आंसू टपकते हुए कुछ कहते हो और पब्लिक में कुछ और ही बोल देते हो। तो हमारे सीनियर लीडर्स को भी मानना पड़ेगा कि कितने दिन आप सच को छुपाकर अपनी गद्दियों को गर्म करते रहोगे, उनको भी तो बदलाव लाना पड़ेगा ना। वर्किंग कमेटी की बैठक में तो बता रहे हैं कि ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सोनिया गांधी की जो अध्यक्षता उस पर आस्था व्यक्त की गई। नहीं तो वो तो ठीक है, अभी कौन सा वो चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि साहब कोई एक इवेंट हो
और आप इमीडिएटली कुछ इतना बड़ा चेंज कर दें। बात यह है कि मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप जैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बदलोगे तो जिस तरीके से हमारी एआईसीसी है, जिस तरीके से आजकल के हमारे क्रियाशील एआईसीसी है, वो नहीं जो पहले हुआ करते थे, और जिस तरीके से ये कुछ लोगों ने काबिज करके कुंडली मार के कांग्रेस में बैठ गए हैं, ये तो बदले हुए नेतृत्व को भी काम नहीं करने देंगे। क्योंकि ये लोग पार्टी स्वार्थ से और देश स्वार्थ से काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग निजी स्वार्थ से काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह है कि व्यापक रूप में चर्चा हो और उसमें उन लोगों से चर्चा हो जो सही में देश हित को और कांग्रेस हित को सर्वोपरि मानते हैं। सर, आखिरी सवाल है, आप पंजाब में भी आपने कैंपेन किया, उसके अलावा उत्तराखंड की बात करें, वहां उम्मीद थी कि कांग्रेस को उत्तराखंड या गोवा में सरकार बन सकती है, सभी जगह करारी हार हुई, कोई जवाबदेही अब तक तय नहीं की गई। सर, ये तो कब तय की गई थी? ये तो सिर्फ ऐसा है, देखो क्या होता है हमारे यहाँ, एक तो अगर सीधे सीधे जवाबदेही तय करी जाए तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास 90% तो कांग्रेस को कांग्रेसी अपोज करते हैं, है ना, और उसके पीछे एआईसीसी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और ये मत कहिए कि कोई पुरानी एआईसीसी, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्रियों को परेशान करना, उनके बारे में कोई पॉजिटिव चीज नहीं कहना, ये सब तो हमारी प्रवृत्ति, हमारे प्रकृति में आ गया है ना। तो मेरा ये है कि जब अगर बात सच्ची में खुलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। तो क्या होता है, हर चीज को दबाव देखे रखो तो ठीक है, जो बेचारे चुनाव हार गए उनकी तो ऐसी जवाबदेही नहीं बची, ठीक है, जो चुनाव लड़वा रहे थे, जो नीतियां तय कर रहे थे, जो नेतृत्व तय कर रहे थे, जो मैसेजिंग तय कर रहे थे, उनका क्या है, आज इस टापू पे थे, कल दूसरे टापू पे चले जाएंगे। भाई उनके लिए तो ये सब, जैसे वो होता है ना कि आदमी किसी आइलैंड में वेकेशन के लिए जाता है, यहां होटल बुक कर लिया, फिर वहां होटल बुक कर लिया, बिल तो ऐसे ही कांग्रेस भर रही है। बातचीत करने के शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। बजट पेश करने के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लोग अभिवादन कर रहे हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जो घोषणाएं उन्होंने बजट में की हैं उन्हें अमली जामा पहनाया जाए। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम गहलोत ने सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए कि तय समय पर बजट घोषणाएं पूरी हों। जो है ये पूरे प्रदेशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं समझता हूँ उसी रूप में विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न समस्याओं को लेके या जो घोषणाएं हुई उसको लेके वेलकम कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है किस प्रकार से उनकी आशाएं वो अपेक्षाएं सरकार से है वो पूरा कैसे करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर, जहां 4 दिवसीय होलिकोत्सव के चौथे दिन आज भजनों और नृत्य की मिली-जुली प्रस्तुतियों से ठाकुर जी को रिझाया गया। कलाकारों ने एकल और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां देकर माहौल को फाल्गुनी कर दिया। पुष्प वर्षा, चंग, धमाल, बांसुरी वादन के साथ भजनों की स्वर लहरियां बिखेरी गई। में ले पिचकारी होरी मेरार मजा आता में ले पिचकारी हो यो चंचल नैन मुरारी। अरे धुन आपकी जानी पहचानी है, प्रेम से ठाकुर जी को वहीं गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव के रंग में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी रंगे नजर आए। फागोत्सव में मंत्री खाचरियावास ने ढपली बजाई और होली के गीतों पर झूमते नजर आए। अरे ढप बाजो रे, ढप बाजो रे, ढप बाजो रे, मुरली संग में बांसुरी संग में गाजो रे रंग रसिया, ओ ढप बाजो रे शाम रंग रसिया को ढप बाजो रे।
रे अरे ढप बाजो रे अरे ढप बाजो रे ढप बाजो रे अरे ढप बाजो रे ढप बाजो रे ढप बाजो रे मुरली संग में बांसुरी संग में ताजो रे रंग टोंक जिले के निवाई में फागोत्सव की धूम देखने को मिली। गोपी और सिया महिला सत्संग ने राधा गोपीनाथ मंदिर परिसर में फागोत्सव मनाया। भगवान राधा गोपीनाथ का आकर्षक श्रृंगार कर मंदिर में भव्य झांकी सजाई गई। वहीं इस दौरान बरसाने की लठमार होली, फूलों की होली, अबीर गुलाल के संग होली खेली गई। साथ ही महिलाओं ने सामूहिक रूप से राधा कृष्ण के गीत और भजनों पर नृत्य किया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों स्थानीय महिला पुरुष उमड़े। आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली बिहारी आज रंग बरस रहा आज झूम रही आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली बिहारी आज रंग होली पर हालरा गहरिए गाते हैं हालरा। शिव के गण माने जाते हैं गहरिए। हालरा गाकर देते हैं शुभकामनाएं। कहावत है कि होली या तो बरसाने की या जैसाने की, और जब बात जैसाने की होली की होती है तो हालरा होली का अभिन्न हिस्सा हो जाता है। शिव के गण कहे जाने वाले गहरिए जैसाने में हालरा गाने आते हैं। गहरिए शिव के गणों की तरह रंग और गुलाल से भरे हुए अघोरियों का स्वांग रचते हुए आते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। गहरियों को शिव का गण माना जाता है, तो जब ये गहरिए जब आते हैं भाई के द्वार के ऊपर तो वो एक हालरा गाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का नया दौर कल से शुरू होने जा रहा है। कल से 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण होगा। इस आयु वर्ग के प्रदेश में करीब 30 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस आयु वर्ग के बच्चों को बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कॉर्बीवैक्स लगाई जाएगी। प्रदेश के पास 30 लाख से ज्यादा कॉर्बीवैक्स वैक्सीन केंद्र सरकार से प्राप्त हो चुकी हैं और वैक्सीनेशन के लिए सभी जिलों में उपलब्ध करवा दी गई है। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे कॉइन बर्निंग के बारे में। कॉइन बर्निंग क्या है? कॉइन बर्निंग तब होती है जब एक क्रिप्टो करेंसी टोकन जानबूझकर एक अनयूजेबल वॉलेट एड्रेस पर भेजा जाता है ताकि इसे सर्कुलेशन से हटाया जा सके। एड्रेस जिसे बर्न एड्रेस या फिर एटर एड्रेस कहा जाता है, किसी को भी एक्सेस या असाइन नहीं किया जा सकता। एक बार एक टोकन को बर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स हैं जो एक निश्चित राशि को बर्न करने का निर्णय लेते हैं। कॉइन बर्निंग से आपूर्ति कम हो जाती है जिससे उस क्रिप्टो करेंसी के टोकन दुर्लभ हो जाते हैं। उस कमी से इसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है और निवेशकों को लाभ हो सकता है। निवेशकों को बहकाने के लिए क्रिप्टो करेंसी कॉइन बर्न का उपयोग किया जा सकता है। डेवलपर्स टोकन को बर्न करने का दावा कर सकते हैं जबकि वास्तव में वो उन टोकन्स को एक वॉलेट में भेज रहे होते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। इससे बचने के लिए आपका उस क्रिप्टो पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है।
जिसमें आप निवेश कर रहे हैं या फिर आप किसी सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी स्टॉक में अपने निवेश को बरकरार रख सकते हैं। डेवलपर्स भी वेल्थ को छिपाने के तरीके के रूप में टोकन को बर्न करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लार्ज पोर्शंस को होल्ड करते हैं। कॉइन बर्निंग का आइडिया क्रिप्टो करेंसी से भी पहले का है। यह स्टॉक बाईबैक से मिलता जुलता है। स्टॉक बाईबैक तब होता है जब स्टॉक जारी रखने वाली कंपनी बाजार मूल्य पर शेयरों को वापस खरीदती है और बाजार में कुल शेयरों की संख्या को कम करते हुए उन्हें एब्जॉर्व करती है। हालांकि बायबैक और कॉइन बर्निंग एक एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन वो सिमिलर कंसेप्ट्स हैं जिसका गोल एक ही है। 2017 और 2018 में क्रिप्टो करेंसीज के साथ कॉइन बर्निंग लोकप्रिय होने लगी जब बाइनेंस कॉइन्स और बिटकॉइन्स कैश और स्टेलर सहित कई कॉइन्स ने आपूर्ति में कटौती और कीमतों को बढ़ावा देने के लिए टोकन्स बर्न किए। हाल ही में ये नई क्रिप्टो करेंसीज के साथ एक सामान्य रणनीति रही जो बड़े पैमाने पर टोकन आपूर्ति के साथ शुरू होती है। हर क्रिप्टो करेंसी को बर्न किया जा सकता है। सभी क्रिप्टो करेंसी को बर्न एड्रेस पर भेजा जा सकता है, जिसका मतलब है उसमें से किसी के साथ भी क्रिप्टो करेंसी को बर्न करना मुमकिन है। कॉइन बर्निंग आपको ये नहीं बताता कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा निवेश है या फिर नहीं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो टोकन्स को बर्न करती हैं। कॉइन बर्निंग कैसे काम करती है, ये जानकर आप इसका इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो करेंसी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लूनर क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।